20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन हम लोग को ये पढ़ना है। 19वीं सदी के पढ़े हुए हैं। 20वीं सदी से तात्पर्य होता है 1914 से लेकर के 1947 तक। 1914 से 1947 तक होने वाले किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक 3 भागों में कहिए। 1857 से पहले, हालांकि इससे पहले जो भी हुआ वो किसान आंदोलन कम था। उसमें जमींदारों का, जो छोटे मोटे जमींदार होते थे जिनको अंग्रेजों सरकार से नहीं बनती थी, उनका व्यक्तिगत होता था ज्यादातर। कहीं कहीं किसान भी हुए हैं, कहीं कहीं ऐसे भी संघर्ष हुए जहां किसान शामिल हुए थे, लेकिन ज्यादातर हुए थे। उसके बाद 1857 के बाद ये व्यापक हो गया और 1857 से 1914 तक ये व्यापक स्तर पर होता रहा। 1914 से लेकर के 1947 तक और भी व्यापक हुआ। लेकिन अब सवाल है कि फिर जब दोनों व्यापक है तो इसको अलग क्यों करते हैं? क्योंकि 1857 से 1914 तक व्यापक जरूर रहा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं रहा। ये मतलब छूट-फूट रहा। जैसे कोई बंगाल में कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, कोई दक्षिण में कर रहा है, सबका अलग उद्देश्य है। लेकिन 1914 के बाद जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे वो आंदोलन क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह में आकर के वो आंदोलन अब किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। किसान आंदोलन अब क्या हो चुका है? किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। इस वजह से हम लोग इस 1914 के बाद के आंदोलन को अलग रखते हैं, क्योंकि ये आंदोलन 1914 के बाद जो आंदोलन हुए, ये एक दूसरे से ना तो असंबद्ध थे ना बिखरे हुए थे। इससे पहले क्या था? 1858 से कहिए 57, 1858 से 1914 तक क्या था? ये जो है, ये हो जरूर रहा था, लेकिन ये एक दूसरे से असंबद्ध था और बिखरे हुए था। लेकिन यहां से क्या हुआ? अब एक दूसरे से संबंध रखना शुरू किया और बिखरे हुए नहीं था। तो हम लोग पहले किसान आंदोलन की आखिर क्यों हुआ इस स्थिति को जान लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। आज भी हमारा देश कई सेक्टर में, औद्योगिक सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। औद्योगिक सेक्टर हम लोगों का काफी मजबूत हो चुका, कई उद्योग लगे। लेकिन आज भी हम लोग कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत में लगभग 26 करोड़ प्लस लोग क्या है? ये कृषि से जुड़े हुए हैं। इसकी आजीविका का जो रोजगार का जो मेन साधन है वो कृषि है। 26 करोड़ समझ रहे? अगर आप इसको, ये 26 करोड़ को मिला दिया जाए एक जगह, एक देश के अंतर्गत, तो ये विश्व का तीसरा या चौथा बड़ा देश बन जाएगा आबादी के हिसाब से। 26 करोड़ का मतलब हुआ, ये आबादी के हिसाब से ये विश्व का तीसरा या चौथा देश बन जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारत में किसानों का कितना महत्व है। देश की जीडीपी का 14% आज भी कहां से जा रहा है? कृषि से जा रहा है। किसी समय इससे पहले 14 से ज्यादा है, थोड़ा जो कुछ दशमलव में ज्यादा है, वो कम ज्यादा होता रहता है। लगभग 14 है, लगभग रखिए 14। अब थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, या 14 से 15 कह सकते हैं। पहले 26 था, इससे पहले कुछ और था। लेकिन जैसे जैसे अन्य सेक्टर में प्रगति होती रही, अन्य सेक्टर भी अपना योगदान बढ़ाता गया, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो इसका प्रतिशत कम हो गया। तो भारत कृषि प्रधान देश है। 52% लोग आज भी है कृषि से जुड़े हुए। 52% देश के 52% लोग आज भी ऐसे हैं जिनका कह सकते हैं कि जो उनका रहन सहन कुछ भी हो, जो भी हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है, वो उसका माध्यम है कृषि। 26 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे रोजगार प्राप्त करते हैं आज भी भारत में, किसानी करके, और देश की जीडीपी का 14% देते हैं। ये आज की बात है, 2021 की।
अब हम लोग चलते हैं 1947। उस समय हम लोगों के देश में 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी और पूरी तरह से था। इससे पहले भी अब हम लोग चलते हैं 1700 के आसपास, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में अपना पर फैलाना शुरू कर दिया था। हालांकि सफलता मिली 57 में, लेकिन शुरुआत हो चुका था पहले उसके आसपास। उस समय हमारे देश की आबादी में 80% से ज्यादा कृषि से जुड़े हुए थे और ये कृषि बहुत अच्छे तरीके से करते थे। इनका कृषि करने का जो तरीका होता था बहुत अच्छा होता था। जो आज अभी जो सरकार जोर लगा रही है प्राकृतिक कृषि, बस यही प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत था उस समय। प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत था। जैसे हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया हुआ भी है, कृषि का वैज्ञानिक पूर्वक विकास करना। उसके अलावा एक और चीज दिया गया है, दुधारू नस्ल, जो दुधारू नस्ल एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त पशु है उसका क्या करना, हत्या को निषेध करना एवं रोकना। इसका कारण ये है, कारण इसका बहुत सिंपल है। कारण सिर्फ इतना है कि ये पहले क्या होता था कि कृषि में पशुपालन का विशेष महत्व होता था। जैसे अभी एक देश है उरुग्वे, बहुत छोटी आबादी है, भारत से बहुत छोटा देश है, लेकिन अगर कृषि की बात करें तो वो हम लोगों से बहुत आगे है। इसका कारण क्या है, ये देश पिछले कई सालों में पशुपालन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और ये उनके कृषि का प्रगति का कारण। तो उस समय हमारे देश में पशुपालन होता था, तो पशुपालन का विशेष महत्व रहता था। गांधी जी जैसे कहते थे कि मुझे स्वराज से ज्यादा अपने धेनु की चिंता है, तो इसका कारण यही है क्योंकि किसानों के पास पशु होते थे, गाय है, बैल है, खेती उसका शून्य, बैल के माध्यम से खेती उसका 0 रुपया खर्च पे हो गया। आज जहां हम लोग को ट्रैक्टर के माध्यम से हजारों रुपया खर्च हो जाता था, वहां पे 0 रुपीज में खर्च हो गया। गाय का जो गोबर होता था वो गोबर खाद का काम करता था। गोबर और मूत्र आज भी जो प्राकृतिक खाद बनाते हैं, गाय के गोबर और मूत्र दोनों। सामान्य लोग क्या करते हैं वर्तमान में, ग्रामीण लोग गाय का गोबर लिया, एक जगह जमा किया, उसको उठा के फिर खेत में डाल दिया। वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये जो 6 माह तक एक मिट्टी में रखे गोबर को, तो मिट्टी क्या किया, धीरे धीरे उस गोबर का जितना भी ह्यूमस होता है वो सींच लेता है। इसको बनाने का एक अलग नियम है, प्राकृतिक खाद को बनाने का एक अलग नियम है। वो कभी हम एक क्लास में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आजकल प्राकृतिक कृषि बहुत जोर पे है तो उसको समझना जरूरी है। अब अंग्रेज क्या करना शुरू किए, अंग्रेज ही सबसे पहले इस देश में बूचर खाना खोले हैं। अंग्रेजों से पहले गाय हत्या का प्रतिषेध थे, कहीं नहीं होते थे। कुछ यहाँ तक कि जब मुगल शासन काल में भी शाहजहां तक तो हुआ ही नहीं था, उसके बाद भी उसको प्रतिषेध रखा गया। कुछ नवाब होते थे कहीं पे जो छोटे मोटे, जो कि अपना राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बदमाशी करते थे, नहीं तो ये पूरे भारत में गो हत्या उस समय प्रतिषेध थे, क्योंकि वो ही तो पूरा राजस्व का जान था। पशुपालन से कृषि मजबूत थी, कृषि से ही राजस्व चलता था, तो स्वाभाविक है कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन अंग्रेज आए तो अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में अपना पहला बूचर खाना खोला, गो हत्या का शुरू किया गया, जो कि आज भी हमारे देश में चालू है। तो ये जब किसानों की स्थिति क्या हो गई आप समझ सकते, इसी से समझ सकते हैं किसानों की स्थिति। यानी किसान का, इसको ऐसे समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन है, किसान। देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसको कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसको कहा जाता है, कृषि को। अब अगर पूछा जाए कि कृषि का रीढ़ कौन सा है, तो होगा पशुपालन। ये होगा पशुपालन। अब अंग्रेज क्या किया, इसी रीढ़ पर सबसे पहले देखिए कि वो क्या किया, चोट किया। दूसरा अभी क्या किया, वो अपने हिसाब से खेती कराना शुरू किया।
अपने हिसाब से खेती कराने का मतलब वो चीज जिससे उसको फायदा हो रहा है वो आपको खेती करना होगा। नहीं कीजिएगा तो लगान क्या करेगा, बढ़ा देगा। भूमि का जो राजस्व दर है उसको दोगुना, जैसे मान के चलिए आप नील का खेती कर रहे हैं तो ठीक है 2 रुपया आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि नील का डिमांड था, भारतीय नील का डिमांड था, उससे उनको क्या हो रहा था, कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, ब्रिटेन को। और अगर आप नील का खेती नहीं करें, अब आपका राजस्व 5 रुपया हो गया, अब किसान को क्या हो रहा है, मजबूरी में उसको नील का खेती करना पड़ रहा है। अब उसको जरूरी है नहीं, इससे उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब उसको करना पड़ रहा है। भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत मजबूत थी। अंग्रेज कृषि पे चोट करके जो वस्तु विनिमय प्रणाली है इसको क्या किया, बर्बाद कर दिया। इस प्रणाली को बर्बाद कर दिया और इसका सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, किसान। इस प्रणाली का बर्बाद होने का सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, किसान। और किसान जब प्रभावित हुआ, समझिए देश की 80% आबादी क्या हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में किसान स्वाभाविक है पहले बर्दाश्त किए, धीरे धीरे ये आंदोलन शुरू किए। उसके बाद 1857 का जब संग्राम हुआ तो इसमें किसान काफी उत्सुकता से बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। 1857 का विद्रोह को दमन कर दिया गया। 1858 से 1914 तक चलता रहा, जिसको कि हम लोग दूसरा दौर कहते हैं कृषक आंदोलन का। लेकिन ये आंदोलन क्या था, एक दूसरे से असंबद्ध था। ये एक दूसरे से असंबद्ध था, बिखरा हुआ था। उसके बाद इस देश में शुरू हुआ क्या, गांधीवादी युग। क्या शुरू हुआ, गांधीवादी युग। और इस गांधीवादी युग का सबसे पहला असर क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला हुआ। और ये चंपारण सत्याग्रह, यही चंपारण सत्याग्रह क्या किया, कृषक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। जो कृषक आंदोलन था इसको क्या किया, इसको राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दे दिया। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है मेंस में कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। कैसे, चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह से भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत हुई। कैसे, चंपारण सत्याग्रह पे 2-3 क्वेश्चन मेंस में इस प्रकार के अक्सर आते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों इसका महत्व है। सबसे पहला महत्व, ये कृषक आंदोलन को क्या किए, राष्ट्र स्वरूप दे दिए। अब ये कृषक आंदोलन को राष्ट्र स्वरूप दे दिए कि ये राष्ट्र का विषय है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कृषक आंदोलन, 20वीं सदी के कृषक आंदोलन, 20वीं सदी के कृषक आंदोलन। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला। फिर है खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। फिर है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। इसके बाद है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। इसके बाद है तेभागा आंदोलन। इसके अलावा और भी कई है, राज्यों को लेकर है, छोटे मोटे राज्यों को लेकर, राज्यों में जो छोटे मोटे हो रहे थे उनको लेकर है।
ये सब किसान सभा में आता है। बिहार का जो स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन है, ये ज्यादा फेमस रहा है, बिहार को लेकर के अक्सर आता है। बिहार किसान सभा जिसको कहते हैं, 1929 में जिसकी शुरू हुआ था। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। आवाज सबको सही से जा रही है? जी सर, आ रही है। चंपारण सत्याग्रह, इसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसको प्रथम सविनय यानी कि विनय पूर्वक किसी की बात को टालना, अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था, इसका मेन कारण क्या था? नील की खेती। नील की खेती में कौन सा कारण था? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। वह ये था कि 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिक क्या किए, किसान से एक एग्रीमेंट कराए। किसान से एग्रीमेंट क्या कराए कि 3/20 यानी कि लगभग 15%, लगभग के पूरी तरह से 15% भूमि पर इसको क्या करना होगा, नील की खेती में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से करना होगा। ये अनिवार्य रूप से करना होगा। कितना? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी लगभग 15% भूमि पर। इसी को कहते हैं 3 कठिया पद्धति। इसी को क्या कहा जाता है? 3 कठिया पद्धति। इस बीच क्या हुआ, ये नील का खेती क्यों होता था? नील के लिए। लेकिन अब इस बीच क्या हुआ कि जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया। जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हुआ। अब जब रासायनिक रंगों का विकास हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे अब पहले जूट का बोरा चलता था, जूट का झोला चलता था, बहुत ज्यादा जूट का चलता था, जिसका आजकल अब सरकार फिर से कर रहा है पर्यावरण बचाओ अभियान में। अब देखिए, पहले जूट का सब कुछ चलता था, तो करोड़ों रुपया खर्च करके तब सरकार किसको बढ़ावा दिया? करोड़ों अरबों प्लास्टिक। अब इसका देखिए कितना नुकसान हुआ। ये बंद हो गया। ये बंद हो गया तो किसान पर सीधा असर पड़ा। अंग्रेज भी बिल्कुल यही करता था। एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल सटीक में समझिए। अब ये बंद हो गया, जूट का डिमांड, जूट का बोरा का डिमांड बंद हो गया, उसका झोला का डिमांड बंद हो गया, या अन्य भी जैसे गन्ना वगैरह का भी छिलका से बन जाता है। आपको बता दें कि गन्ना जो आप जो गन्ना का जैसे रस पीते हैं, तो गन्ना का रस पीने के बाद जो कचरा जो निकलता है, उसका रस निचोड़ने के बाद उससे प्लेट, कप, अभी जैसे बिहार का कोई एक बाजार है जिसमें केला का पत्ता का कप प्लेट ये सब आया। असल में जो अब ये अभी जो हम लोग का थर्मोकोल वाला चल रहा है, कप प्लेट ये सब बंद करवा रहा है। तो बंद करवाने में पूछा विकल्प क्या, तो कहा विकल्प यही है कि अब जो है प्राकृतिक रूप से आएगा, जैसे केला का पत्ता का बना हुआ। अब गन्ना का जो होता है, गन्ना का भी, गन्ना से भी क्या बनता है? प्लेट बनता है, कप बनता है, सब कुछ बनता है, जो हम लोग जो डिस्पोजल के तौर पे यूज करते हैं पार्टी वगैरह में, वो बनता है। थोड़ा वो महंगा होता है। जैसे अगर ये आपको 1 रुपया पड़ रहा है, तो वो 2 रुपया पड़ रहा है। लेकिन उसमें एक फायदा क्या है, उससे किसानों की स्थिति मजबूत होगी। अब जब गन्ना का डिमांड बढ़ने लगेगा, उससे गन्ना का डिमांड बढ़ेगा। जब गन्ना का डिमांड बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है कि खेती भी उसका जो कर रहा है उसको ज्यादा फायदा होगा। तो वही बात हो गई, प्लास्टिक आया, जूट का डिमांड बंद हो गया, जूट का बोरा मांगना बंद हो गया, जूट का जो भी चीज आता है, या और भी जो गन्ना वगैरह से भी जो बनता है, ये सब क्या हो गया? बंद हो गया। असर किसको पड़ा? किसान को।
किसानों की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। अब अगर देश में किसानों की स्थिति कमजोर हो गई तो कितने करोड़ लोग प्रभावित हुए, 26 करोड़ लोग, जो भी बता चुके देश दुनिया का एक बड़े देशों में आएगा आबादी के आधार पर, तीसरा या चौथा में आ जाएगा। और ये 26 करोड़ का आंकड़ा पुराना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हुआ, इसे समझ सकते हैं कि भारत में किसान कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही चीज उस समय हुआ जब जर्मनी में रासायनिक डाई मिल गया, रासायनिक डाई का हो गया आविष्कार हो गया। अब नील का क्या हो गया, डिमांड बंद हो गया। अब नील का डिमांड बंद हो गया। अब नील को जब डिमांड बंद हो गया तो चंपारण के जो बागान मालिक थे, ठीक है, वो क्या किया, वो अपना जो नील का कारखाना रखा था, जितने भी वहां जो नील कारखाना था, ये सब क्या हो गया, बंद होने लगा। नील कारखाना भी बंद होगा जब डिमांड ही नहीं रहा बाजार में। अब जब नील इसका डिमांड बंद हो, नील कारखाना बंद हो गया, तो जो किसान नील का खेती कर रहा है उसका कोई डिमांड तो रहा ही नहीं, वो तो लॉस हो रहा है ही नहीं, तो बोलिएगा कहाँ। अब लेकिन क्या है, अब बदमाशी देखिए, इसका तो एग्रीमेंट किया हुआ है। अब अंग्रेज कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा एग्रीमेंट किया हुआ है, तुमको नील का खेती करना ही होगा। किसान कह रहा है कि आप तो कारखाना बंद कर लिए हैं, अगर हम खेती करेंगे भी तो बिकेगा कैसे। तो कह रहा है ठीक है, हम एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, लेकिन एग्रीमेंट तोड़ने के लिए क्या करना होगा, तुमको लगान बढ़ाना होगा, लगान को बढ़ाना होगा। लगान बढ़ाओ, उसके बाद जो है हम एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। अब यहां से क्या होगा कि किसान, चंपारण का जो किसान है वो आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, ये भी कर दिया, किसान जो अपना उत्पाद बेचेगा, किसान को भी अपना जो उत्पाद बेचना उसका भी एक तय कर दिया। ये तय क्या किया था, ये एमएसपी तय नहीं किया था, मिनिमम तय नहीं किया था, वो मैक्सिमम किया था कि मैक्सिमम आपको जो है 10 रुपया ही मिलेगा, यानी कि 9 देश देंगे चलेगा, 8 देंगे चलेगा, 7 देंगे चलेगा, 6 देंगे चलेगा, 10 देंगे, और 10 से आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 से आगे क्या हो गया, 10 प्लस प्रोविडेंट हो गया, नीचे जा, ये तय कर दिया। अब इससे क्या हो गया, किसानों को दूसरा नुकसान होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, किसान आंदोलन शुरू हो गया चंपारण में। इसी आंदोलनकारी में से एक था राजकुमार शुक्ल। ये सवाल अक्सर आता है, गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल। ये गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला लिया और उन्होंने उसे पत्र लिखे, ठीक है, पत्र लिखे। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ, गांधी जी कई पत्र लिखे, उसके बाद आने का फैसला किया। उसके बाद चंपारण किसान आंदोलन को नेतृत्व कर जो है गांधी जी को सौंपने के लिए क्या किए थे, लखनऊ में उनसे मुलाकात भी किए थे। राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात भी किए थे। इसके बाद गांधी जी चंपारण आए। जब चंपारण ये पहुंचे तो प्रशासन बोला कि आप निकलिए यहां से। चंपारण पहुंचते ही गांधी जी को प्रशासन क्या बोला, बाहर निकलिए आप चंपारण से। गांधी जी क्या किए, सत्याग्रह का धमकी दे दिए। साउथ अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह किए हुए थे, जिसका क्या था, सफल था। और 1917 ध्यान रखे, ये वो दौर था जबकि रूस में क्रांति हो चुकी थी, यूरोप के कई देशों में क्रांति हो चुकी थी। अब ऐसा मन में सवाल आ सकता है कि भाई एक सत्याग्रह का धमकी दिया और अंग्रेज डर गए, ऐसा कैसे हो गया। तो अंग्रेज गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं डरे, वो इसलिए डरे क्योंकि गांधी जी के साथ लोग क्यों जुड़े हुए थे। देखिए, विचारधारा बहुत बड़ी ताकत, अगर आपको एक विचारधारा है कि नहीं ये व्यक्ति हमको सफलता दिलवा सकता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। आपके मन में अगर बैठ गया है कि नहीं,
आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारा भी आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। तो गांधी जी का सत्याग्रह का जैसे बहुत से लोगों का सवाल आता है, क्या मतलब गांधी जी सत्याग्रह का धमकी दी और अंग्रेज इतना कमजोर था, डर गए? वो गांधी जी से नहीं डरे, उस वक्त का जो परिस्थिति था उससे डरे। परिस्थिति क्या था? रूस में क्रांति हो चुकी थी, बोल्शेविक क्रांति। और ये बोल्शेविक क्रांति कहीं ना कहीं भारत में क्या हो गया था, ये एक असर डाल दिया था, मनोवैज्ञानिक असर डाल दिया था कि अगर जन भावना एक हो जाए, एकता के साथ लड़े, तो बड़ी से बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को उखाड़ा जा सकता है। अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका था, और भी कई देश थे यूरोप में जहां की इस प्रकार की क्रांति हो चुकी थी। रूस की क्रांति विशेषकर सबसे ज्यादा गहरा असर डाला कि अगर जन भावना एकता से एक साथ होकर एकता में आ जाए, एक साथ होकर लड़े, तो बड़ी से बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को क्या किया जा सकता है, उखाड़ कर फेंका जा सकता है। ये जन भावना क्या है, ये लोगों का विचार था। अब गांधी जी के साथ प्लस पॉइंट क्या था कि ये इनके बारे में लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि ये अफ्रीका में जो है अंग्रेजों को झुका चुके हैं। और यही अंग्रेजों के लिए प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम उसके लिए गांधी जी या सत्याग्रह नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उनके प्रति लोगों का जो सोच था, उनके प्रति लोगों का सोच क्या था, ये अफ्रीका में लड़ चुका है और हरा चुका है। यानी कि अंग्रेज ये समझ चुके थे कि लोगों का इनके प्रति अथाह विश्वास है, अफ्रीका वाला से लेकर और वर्तमान में जो रूस में क्रांति हुई है, ये क्रांति लोगों के माइंड में क्या किया है, जन भावना कहिए या जन एकता का ताकत का मतलब समझा दिया है। एकता का ताकत का मतलब समझा चुका है कि जन भावना में अगर एकता आ जाए तो उसका ताकत क्या होगा। और इस आदमी पर विश्वास है, गांधी जी पर विश्वास है। तो तीनों पॉइंट मिला करके देखें तो कोई भी शासक डरेगा कि भाई इस आदमी के साथ लोगों में अभी क्या है, लोगों में अभी रूस की क्रांति का असर है, उसको अब एक नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व में ये व्यक्ति के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि इसके बारे में लोगों को ये लगता है कि ये अफ्रीका में गांधी जी अंग्रेजों को झुका चुके हैं। अब भारतीयों की एक कमजोरी क्या थी कि भारतीय हिंसा से नापसंद करते हैं, वे जल्दी हिंसा की ओर नहीं जाना चाहते हैं। थोड़ा सा दुख सह लेंगे लेकिन खून खराबा ना होना चाहिए, ये भारतीयों की कमजोरी रही है। इसी का अंग्रेज फायदा उठा रहे थे। ये बंदे के साथ क्या था, ये अफ्रीका में कैसे हराया, अहिंसा के ही माध्यम से हराया। यानी कि यहाँ भी जो प्लस पॉइंट है गांधी जी के साथ है। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी जब सत्याग्रह का धमकी दिए, वो अंग्रेज को झुकना पड़ा। अंग्रेज गांधी जी से नहीं डरते थे, वो उसकी लाठी से नहीं डरते थे, लोगों का जो गांधी जी के प्रति सोच था और रूस की क्रांति का जो असर हुआ था भारत में लोगों पर, उससे अंग्रेज डरते थे। और इसके साथ जो प्लस पॉइंट था, तो अंग्रेज को लगता था रूस वाला काम यहाँ हो सकता है, क्योंकि इस पर अथाह विश्वास है। ये चंपारण सत्याग्रह का दूसरा महत्व हुआ। जो सवाल आते हैं मेंस में कि क्या क्यों महत्व है, इसको समझिए। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज अपना आदेश वापस ले लिया। ये गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयास था, हालांकि वास्तविक प्रयास ये नहीं, गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। जैसा अभी बताए, रूस की क्रांति का असर था, तो अंग्रेज को लगा कि भाई इससे पहले कि मामला बढ़े, रूस वाला स्थिति यहाँ है और इस आदमी अभी नया नया आया है, प्लस पॉइंट है, लोगों को इसके प्रति अभी जो है पूरा पॉजिटिव बना हुआ है माइंड में। जो पुराने नेता थे भारत के, उस अंग्रेज देख रहा है, वो भी इसके पीछे पीछे घूम रहा है। यानी इससे समझिए कितना इसका प्लस पॉइंट था। तो अंग्रेज क्या किया, इसके लिए एक जांच आयोग की स्थापना किया। क्या किया, जो भी मामला था, कहा उसके लिए एक जांच आयोग बनाते हैं, इस मामला का देखरेख के लिए जांच आयोग बना बैठाया। इस जांच आयोग में गांधी जी भी शामिल थे। ये सवाल आ जाता है, ध्यान में रखिएगा।
ये जांच आयोग में गांधी जी भी शामिल थे और आयोग सलाह दिया कि 3 कठिया पद्धति को अब समाप्त किया जाए। आयोग क्या सलाह दिया कि ये जो 3 कठिया पद्धति है, 3 कठिया पद्धति को समाप्त कीजिए। ये 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर देना है। और जो अवैध रूप से वसूला है, जो लगान अवैध रूप से इस बीच लिया था, इसका 25% कितना, 25% किसानों को वापस कर देना है। उसके बाद किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली शहरवेशी नामक कर देने से भी इनकार कर देते थे। इसी आंदोलन में क्या हुआ, गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला। किसका उपाधि मिला, महात्मा का उपाधि मिला। ये उपाधि कौन दिए, गांधी जी को ये महात्मा का उपाधि कौन दिए, महात्मा का उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने महात्मा की उपाधि दिए। अब है कि गांधी जी अकेले नहीं थे, और भी कई लोग साथ थे। कौन कौन साथ थे भाई गांधी जी के, तो ये देखते हैं। गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ये सवाल आ भी जाता है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ साथ कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। इसके अलावा ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी, ये सब साथ थे। जूडिन जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गांधीज राइज टू पावर, राइज टू पावर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने लिखी थी जूडिथ ब्राउन। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद, एसएन सिन्हा तथा जेवी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा। एसएन सिन्हा भी थे। किनको किनको सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। राजेंद्र प्रसाद, एसएन सिन्हा और जेवी कृपलानी, इनको इन्होंने क्या कहा, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा। इन्होंने जूडिथ ब्राउन ने गांधी राइज टू द पावर में। तो ये चंपारण सत्याग्रह का मेन पॉइंट था। ऐसे तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पता है, एक क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, गांधी चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाए, या फिर यहाँ से गांधीवादी युग की शुरुआत हुई। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, अभी उसको विस्तार करेंगे तो फिर अभी 1 घंटे का चले जाएगा, हम लोग को और भी पढ़ना है। लेकिन मेन जो क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत सा समझा ही दिए हैं कि इसमें सबसे पहला तो ये हुआ कि राष्ट्र आंदोलन का स्वरूप लिया, और सबसे खास बात ये रहा कि चूंकि गांधी जी आए, तो इससे पहले जो भी आंदोलन होते थे, कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक मामला, जैसे अब जनजाति कर रहा है तो आम लोग नहीं जाएंगे, आम लोग कर रहे हैं तो जनजाति नहीं, धार्मिक जातिगत ये सब शामिल रहता था। यानी कि जो बताए बिखरे हुए और असंबद्ध रहते थे। लेकिन चंपारण सत्याग्रह में सबसे बड़ी बात क्या हुई, ये बिखरा हुआ नहीं था, असंबद्ध भी नहीं था, सब सारे वर्ग आए, सारे वर्ग के किसान आए। यानी कि जो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का नीति था धर्म और जाति के नाम पर, वो क्या हुआ, इस आंदोलन में उस पर एक गहरा मतलब बड़ा प्रहार हुआ, और आंदोलन क्या हुआ, राष्ट्र आंदोलन का रूप लिया, जो कि अंग्रेजों को क्या हुआ, रूस की क्रांति याद आ गया कि कहीं वो जो वहां हुआ था कहीं यहाँ ना हो जाए। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण साबित हुआ, और अंग्रेजों को किसानों के आगे झुकना पड़ा।
अब चलते हम लोग खेरा सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह का मेन पीटी फैक्ट्स बताया जा चुका है। कुछ और भी होंगे, ये आप लोगों को ब्लॉग्स में जो किसान आंदोलन का ब्लॉग्स में मिल जाएंगे वेबसाइट में। खेरा कहां पर था? गुजरात में। चंपारण जैसे बिहार में, तो खेरा गुजरात में। इन्होंने भी क्यों आंदोलन शुरू किया था? किसान यहाँ के लगान के वसूली के खिलाफ। असल में क्या हुआ था, खेरा में फसल खराब हो गया था। वहां कहानी क्या था, फसल जो है वो खराब हो गया था। जैसे बिहार में भी बाढ़ आते हैं, फसल खराब हो जाते हैं, तो यहाँ सरकार क्षतिपूर्ति भी देती है। तो वहां क्या हो गया, अब उल्टा हो रहा है, फसल खराब हो गया है, लेकिन किसान से क्या हो रहा है, लगान वसूला जा रहा है। खेरा के जो कुनबी पाटीदार किसान थे, ये लोग सरकार से क्या किए, लगान में राहत की मांग की है, लेकिन सरकार कोई रियायत नहीं दी। नतीजा क्या हुआ, आंदोलन शुरू किए यहाँ पर। और ये आंदोलन जो शुरू किए, तो यहाँ गांधी जी को किन्होंने साथ दिया, ये भी सवाल आ सकता है। यहाँ गांधी जी को साथ दिए थे कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल दिए थे। दूसरा कौन दिए थे? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक, ये गांधी जी का साथ दिए थे। तो खेरा आंदोलन शुरू हो गया। खेरा आंदोलन क्या किया, किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता संचार करने का काम किया। नवीन जागरूकता संचार किया कि इसमें किसान अब पूरी तरह से जागरूक हो गए, और वो अब एकदम, अब ये किसान प्रण ले लिए, जब तक देश संपूर्ण आजादी प्राप्त नहीं करता है, वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। जब तक देश संपूर्ण आजादी प्राप्त नहीं कर लेगा, संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेगा, अब हम क्या करेंगे, अपना जो अब अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे, ये समझ चुका था। और अब किसान में क्या हो चुका है, नवीन संचार आ चुका, अब उसमें नवीन जागरूकता का संचार आ चुका है। अब किसान जो पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं देश की आजादी में के लिए, देश की आजादी के लिए पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। उस समय जो है ये, इसको जो है खेरा सत्याग्रह, इसका इसका बागडोर गांधी जी कब संभाले थे? 22 मार्च 1918। ये तिथि को याद रखिएगा। 22 मार्च 1918 को गांधी जी क्या किए थे, इनका बागडोर संभाले थे। शुरुआत कहां से हुए थे? शुरुआत अगर बात किया जाए तो ये हुए थे खेरा के कापरगंज तालुके से। कहां से? खेरा के ही कापरगंज तालुका। ये क्या था, कापरगंज तालुका है, कापरगंज तालुका, ये तालुका है। यहीं पर किया था कौन? मोहनलाल पांड्या, ये भी याद रखिएगा, मोहनलाल पांड्या। इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, इन्होंने ही खेरा आंदोलन की शुरुआत किया था। और 22 मार्च 1918 को इसका बागडोर गांधी जी ने ले लिया। इसमें क्या हुआ था, सरकार लाचार हुआ और एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया। क्या किया? गोपनीय दस्तावेज जारी किया। ये गोपनीय दस्तावेज क्या था, सरकार कौन सा गोपनीय दस्तावेज जारी किया, कि जो लगान देने में समर्थ है, लगान देने में यदि समर्थ है तो उससे लगान लीजिए, अगर असमर्थ है तो उसका लगान छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। ये गोपनीय दस्तावेज जारी किए थे, यानी कि
गुप्त रूप से अपने अधिकारियों तक पहुंचा देना। यह आंदोलन भी सफल रहा और इस आंदोलन के साथ क्या हुआ, गांधी जी ने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह शुरू किया। प्रथम, ऐसे अगर प्रथम पूछा जाए, प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का भारत में, तो वो क्या हुआ, वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहां शुरू हुआ था, तब आता है खेड़ा में। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा में। और इस सत्याग्रह के ही बाद क्या हो गया, किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार हुआ। वह समझ गए कि जब तक अन्याय और शोषण से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए क्या करना होगा, देश को संपूर्ण रूप से आजाद करना होगा। तो इसमें गांधी जी को जो है एक बड़ी सफलता मिली। अब हम लोग चलते हैं अवध किसान सभा। अवध किसान सभा। अवध किसान सभा। इस क्षेत्र में क्या हुआ था, सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने के प्रयास में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। किसने, होम रूल लीग। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था। किसके लिए, किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठन करने के लिए। फरवरी 1918, डेट याद रखिएगा, फरवरी 1918। इस दिन क्या हुआ, अवध में, कहां पर, अवध में ही उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। कहां, फरवरी 1918 में अवध में। किसने किया था, इसको करने में हाथ था, सहयोग था गौरी शंकर मिश्र। नाम ये सब याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, इंदु नारायण द्विवेदी, और एक और नाम फेमस है, कौन, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। ये तीनों के प्रयास से, गौरी शंकर मिश्रा, इंदु नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयास से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और प्रतापगढ़ के एक जिले में, ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ के किसी एक जिले में क्या किया, नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद का ऐलान किया। कहने का मतलब क्या था, ये नाई धोबी बंद आंदोलन का मतलब ये था, वे जमींदार या वे तालुकदार जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, अब उसके यहाँ कोई नाई नहीं जाएगा, कोई धोबी नहीं जाएगा, यानी कि सामाजिक बहिष्कार। इसमें क्या किया गया, सामाजिक बहिष्कार। इसको याद रखिएगा, जैसे एक सवाल आ सकता है, कौन से किसान आंदोलन में जो है जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, अवध किसान सभा कहां पर, प्रतापगढ़ के एक जिले में। और इसमें क्या किया गया कि जो भी किसान, जो भी तालुकदार किसानों का शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ ना तो नाई जाएगा, उसके लिए ना तो नाई उसके यहाँ जाएगा, ना धोबी जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं जाएगा, नाई धोबी ही नहीं, और भी, अब उसके खेतों में कोई काम भी नहीं करेगा, उसके घर पे कोई मजदूरी करने नहीं जाएगा, यानी कि उसको सामाजिक बहिष्कार करना है।
उत्तर प्रदेश किसान सभा को, जो उत्तर प्रदेश किसान सभा था, जिसको फरवरी 1918 में स्थापित किया गया, कौन कौन? गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी के सहयोग से। इनको मजबूत करने में, इनको शक्तिशाली बनाने में 3 लोगों का और महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? सबसे पहला है बाबा रामचंद्र मिश्र, बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। दूसरा झिंगुरी पाल सिंह, झिंगुरी पाल सिंह। और तीसरा दुर्गा पाल सिंह। ये तीनों क्या किया? ये तीनों इसको मजबूत किया, उत्तर प्रदेश किसान सभा को और मजबूत किया, इसको और मजबूत किया। अब इसमें से देखते बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र असल में महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, ये मराठी ब्राह्मण थे। ये सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ करके क्या किया? किसान में गौरव की भावना को जागृत किया। ये जो बाबा रामचंद्र हैं, ये सन्यासी थे और ये सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ किया और रामचरितमानस का पाठ करके किसानों में गौरव की भावना को जागृत किया। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में बाबा रामचंद्र की क्या रही? महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1920 में इसकी मुलाकात किससे हुई? बाबा रामचंद्र की। बाबा रामचंद्र की मुलाकात हुई जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से। बाबा रामचंद्र की मुलाकात हुई जवाहरलाल नेहरू से 1920 में। और बाबा ने क्या किया? वहां पर जवाहरलाल और गौरीशंकर से किसानों की दुर्दशा को अवलोकन करने के लिए कहा। अब क्या हुआ? 1920 में ही उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन। अब ये क्या किया? ये किसके साथ जुड़ गया? अब ये जुड़ गया असहयोग आंदोलन से। ये किसके साथ जुड़ गया? असहयोग आंदोलन से। 1920 में, ध्यान रखिएगा, 1920 में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ ये जुड़ चुका था। अब 17 अक्टूबर 1920 असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 17 अक्टूबर 1920 बाबा रामचंद्र के प्रयास से, बाबा रामचंद्र के प्रयास से क्या हुआ? अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा, ध्यान रखिएगा, अवध किसान सभा का कब हुआ गठन? 17 अक्टूबर 1920। किसके प्रयास से? बाबा रामचंद्र के प्रयास से। और इसको, इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन कार्य किए? तो इसमें नेहरू जी भी काम किए, गौरीशंकर मिश्र भी काम किए, देवनारायण पांडे काम किए, केदारनाथ पांडे ने आज काम किए, उसके बाद देवनारायण पांडे हुए, माता बदल पांडे ने भी काम किए। ये सब इसमें काम किए। मुख्य लेकिन प्रमुख कौन रहे इसको मजबूत करने में? बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि ना जोतने तथा बेगार ना करने की अपील की। कहा गया आप बेदखली भी ना हो, भूमि भी ना जोते और बेगार में भी काम ना करें। प्रतापगढ़ का रूर गांव, कौन सा? प्रतापगढ़ का रूर गांव, प्रतापगढ़ का एक रूर गांव था। ये गांव क्या था? अवध किसान सभा का केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। यही गांव रूर गांव अवध किसान सभा का प्रमुख केंद्र था। रायबरेली, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद किसान विद्रोह के भी क्या थे? प्रमुख केंद्र रहा था। रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या बन गया फैजाबाद का ही नाम। ये सब क्या हुआ? किसान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे।
विद्रोही क्या किए, बाजार, मकान, खलिहान जो साहूकारों से संबंधित थे, बाजारों को, मकानों को, खलिहानों को जो साहूकारों से संबंधित थे, इस पे लूटपाट कर दिए। तो ये था आपका अवध किसान सभा। इसी 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 क्रम में फिर एक और आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन, एका आंदोलन। अवध किसान वाला तो चल ही रहा था, अब इसी क्रम में एक शुरू हुआ एका आंदोलन। ठीक, ये 1921 के अंत तक, 1921 के अंत में तक और 1922 के प्रारंभ, 1921 के अंत से 1922 के प्रारंभ तक चलता रहा एका आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। ये पिछड़ी जाति से आते थे, मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया। और इसका जो है, इस आंदोलन का क्या थे, अन्य किसान आंदोलन से इसमें भिन्न था। भिन्न क्या था, इसमें काश्तकारों के साथ साथ छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। एका आंदोलन में काश्तकारों के साथ साथ छोटे स्तर के भी, जो छोटे स्तर के जो आंदोलन थे वो भी उसमें शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले कौन कौन सा, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बहराइच, सीतापुर, ये सब में क्या हुआ था, यह आंदोलन मुख्य रूप से चला था। इसका उद्देश्य था, कारण क्या था इस आंदोलन का शुरू होने का, लगान का दर उस समय 50% से भी अधिक था। लगान का जो दर था 50% से अधिक था। राजस्व वसूली में जमींदार क्या किए थे, दमनकारी नीति अपनाए थे। और बेगार प्रथा, दमनकारी नीति और लगान, पूरा कहानी कहां से था, लगान से था। लगान 50% से अधिक था, दे नहीं पाता था। जमींदार दमनकारी नीति अपनाते थे, दमन करके ले लेते थे। नतीजा क्या होता था, यहाँ पर बेगार प्रथा को बल मिलता था। इस आंदोलन में, ये जो एका आंदोलन हुआ, इसमें प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता था। कौन सा धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था, तो इसमें क्या होता था कि किसानों को शपथ दिलाया जाता था। किसानों को इसमें शपथ दे, ये सवाल आ सकता है, किस किसान आंदोलन में परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए किसानों को शपथ दिलाया जाता था। याद रखिएगा, एका आंदोलन, इसमें शपथ दिलाया जाता था कि केवल उचित लगान ही देंगे। क्या शपथ दिलाया जाता था, कि उचित लगान देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, अगर उसको भूमि से बेदखल कर रहा है तो क्या हो रहा है, भूमि ना छोड़ेंगे। ये इसको शपथ दिलाया जाता था कि उचित लगान देंगे। अब उचित लगान से ज्यादा हम नहीं दे रहे हैं, तो भूमि से बेदखल करेगा तो उस समय भूमि भी नहीं छोड़ेंगे। बेगार नहीं करेंगे और अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे। अपराधी से, किसी भी प्रकार के अपराधी से क्या होगा, संबंध नहीं रखना है। साथ में जो भी पंचायत का निर्णय होगा, पंचायत के निर्णय को स्वीकार कर देंगे। मार्च 1922 तक क्या हुआ, यह आंदोलन चला। इसके बाद सरकार क्या किया, एक देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया। कौन सा किया, देशद्रोही बैठक अधिनियम। उस समय ब्रिटिश सरकार देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुए, इन आंदोलनों को कुचल दिया गया। इसी के सहारे इन आंदोलन को क्या किया गया, कुचल दिया गया।
तो ये था अवध किसान सभा और एका आंदोलन का। अब हम लोग चलते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह चलते हैं हम लोग। बारदोली सत्याग्रह। एका आंदोलन से सवाल आते रहते हैं, ध्यान रखना है। एका आंदोलन से सवाल कई बार आ चुके हैं। बारदोली गुजरात के सूरत कहां पर है बारदोली? गुजरात। ये तालुका था कहां पे? किसका? सूरत का। बारदोली गुजरात के सूरत का एक तालुका है। यहां 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। कब? 1928 में। 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का चला गया कि हम लोग और लगान नहीं देंगे। गुजरात के किसान आंदोलन में कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान साथ में बलिक कलिप कालिप राज जनजाति के भी लोग भाग लिए। इसमें कौन कौन भाग लिए इसको समझिए। इसमें भाग लिए एक तो कुणबी पाटीदार के लोग, इसमें जो किसान थे भूस्वामी थे वो भाग लिए। इसके साथ कौन लिए? कालिप राज। असल में ये जनजाति थी, इसको काले लोग कहा जाता था। ये क्या थी? जनजाति थी। ये कालिप राज जनजाति है गुजरात के। इन्होंने दोनों मिलकर के भाग लिया। इसकी स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। हॉली पद्धति के अंतर्गत, कौन सा? हॉली, इसको कहते हैं हॉली। पर अभी भी गांव में सुनते होंगे हॉली काम कर रहे हो क्या? यही हुआ हॉली पद्धति के अंतर्गत क्या होता था? इनको उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना होता था, जिनके बदले उनको जीवन भर का भोजन और तन ढकने का कपड़ा मिल जाता था। हॉली पद्धति में क्या होता था? ऊंची जातियों के, जो उचित जातियों के लोग होते थे, उसके यहाँ उसको काम करना होता था पुश्तैनी रूप से, जिसमें उसको क्या होता था? भोजन मिलता था और कपड़ा मिलता था। अभी भी गांव घर में सब कहावत होता है, सुनते होंगे, कोई हॉली काम करने थोड़ी ना आए हैं, रुपया लेके काम करेंगे। मतलब यही हुआ कि इसमें क्या होता है कि आपको काम करना है ऊंची जातियों के यहाँ, और वो भी पुश्तैनी मजदूर के रूप में। साथ में आपको क्या मिलेगा? भोजन और कपड़ा। बारदोली में थे एक मेहता बंधु। बारदोली में कौन थे? मेहता बंधु। ये मेहता बंधु जो है, इन्होंने क्या किया? मेहता बंधु ने इन मेहता बंधु में थे कौन? कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी। पहले इसको देख लेते हैं, कौन थे मेहता बंधु में? कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी। कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी। तो ये मेहता बंधु किसानों के समर्थन में 1922 से ही आंदोलन चलाए हुए थे। लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद क्या हुआ? बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर दिया गया। 30% की वृद्धि कर दिया, जिसके बाद क्या किया? मेहता बंधु ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। इसको समझिए, ये तीनों भाई 1922 से ही किसानों के पक्ष में आंदोलन चला रहा था। ऐसा नहीं कि 1928 में पहली बार। इस बीच क्या हुआ? कपास का मार्केट में कीमत घट गया।
कपास का जो कीमत घट गया तो सरकार को राजस्व में लॉस हुआ। वो क्या किया, लगान को बढ़ा दिया। अब जब ये लगान बढ़ा दिया तब ये मेहता बंधु कौन सा आंदोलन शुरू किया, लगान अदायगी रोक, लगान अदायगी रोक, ये इन्होंने शुरू किया। और इसका नेतृत्व किसको दिया, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को इसका नेतृत्व दे दिया। उन्नीस सौ सत्ताईस में ही काली प्राजों का, ये जो काली प्राज जनजाति है, इनका एक सभा का एक सम्मेलन था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी। कब, 1927 में गांधी जी। इसमें क्या किया, इसमें गांधी जी ने काली प्राजों को रानी प्राज की उपाधि दी। किसका उपाधि दिया, रानी प्राज। अब इसको रानी प्राज की उपाधि दी कौन, गांधी जी। कौन दिए, गांधी जी दिए, 1927 में दिए। किसका, रानी प्राज का। रानी प्राज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वनवासी, इसका मतलब होता है वनवासी। एक अच्छा मीनिंग दिए। अब चलते हम लोग आगे। 4 फरवरी 1928 को, कब, 4 फरवरी 1928, इस दिन क्या हुआ, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व अब वल्लभ भाई पटेल संभाल चुके हैं। वल्लभ भाई पटेल बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व ले चुके हैं। और अब लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर क्या किया, जांच कराने का मांग किया। लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर का जांच कराइए। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु, पटेल जी द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसान को संगठित किए जाने के बाद क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, हिंदू किसान जो थे वो गीता, हिंदू किसान क्या किए, हिंदू किसान गीता, और जो मुस्लिम किसान थे वो कुरान में रखकर, वो कुरान में हाथ रखकर शपथ लिए कि हम और लगान नहीं देंगे। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए, हिंदू किसानों को गीता में हाथ रखवाकर, मुस्लिम किसान को कुरान में हाथ रखवा करके कसम खिलवाया कि आप जो है लगान नहीं देंगे। कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करने का अनुरोध किया। बारदोली किसान आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। और आंदोलन के बारे में क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में बहस होने लगा। बंबई के जो विधान परिषद थे, ठीक है, बंबई विधान परिषद असल में उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य था। 1959 में दोनों अलग हुआ है। 1959 में पहले एक राज्य था बंबई, उसको अलग करके क्या किया गया, उसी को अलग करके मुंबई को ही अलग करके बनाया गया था। कौन सा मुंबई था, मुंबई को अलग करके बनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, बाला साहेब ठाकरे का जो राजनीतिक पहचान बना है इसी आंदोलन में बना था, इसको अलग कराने में। उनका असल में था ये कि जब दोनों एक था तो गुजराती लोगों को पैसे ज्यादा होने की वजह से वर्चस्व ज्यादा था, जिससे मराठी लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो जब भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हुआ तो बाला साहब ठाकरे बोले कि नहीं, इसमें आंदोलन किया कि हम लोगों को भी बनना चाहिए। तो बंबई विधानसभा के जितने भी सदस्य थे इन्होंने क्या किया, बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में, बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। ये क्या किया, इसके सदस्य इस्तीफा दे दिए, सदस्य इस्तीफा दे दिए। अब जो ये इस्तीफा दिया तो इसका चर्चा कहां हुआ, लंदन के संसद में, लंदन के ब्रिटेन के संसद में। अब इसका क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। नतीजा क्या हुआ, सरकार अब फंस गई, इसके वजह से सरकार अब फंस गई।
तब वायसराय इरविन ने भी क्या किया, बंबई के जो गवर्नर थे विल्सन, उसको कहा कि मामले को शीघ्र निपटाए, मामले को शीघ्र निपटाए। कौन? इरविन द्वारा। इरविन द्वारा कहा गया कि मामले को शीघ्र से शीघ्र निपटा दीजिए। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, किसको? ध्यान रखिएगा नाम, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, इसको क्या कहा? इसको कहा कि आप जांच कीजिए, इसको जांच करने का आदेश दिया, इसको जांच का आदेश दिया। और जांच में कहा गया कि ये जो 30% लगान बढ़ाया गया है, ये क्या है? अवैध है। और नतीजा, सरकार लगान को घटा करके वापस पुराने रेट पर लेके चला गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या हुआ? बारदोली का किसान आंदोलन संपन्न हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन की सफलता पर कहा कि ये संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, ये स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश में हम स्वराज के करीब पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये था, ये संघर्ष किस लिए था? ये संघर्ष आमतौर पे सिर्फ जो लगान बढ़ाए थे उसको घटाने के लिए था, लेकिन ये इसमें गांधी जी का ये कहना था कि इसके बाद भी ये संघर्ष क्या है? स्वराज के करीब हमें पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी सफलता ये मिल रही है कि लोगों में ये एहसास हो रहा है कि हम गुलाम हैं। पहले तो यही समस्या था, लोगों को लगता था कि हम भाई कहाँ है, पहले गद्दी में कोई और बैठा, अब अंग्रेज बैठ रहा है, पहले बैठने वाला भी हम पे कानून बनाता था, शासन करता था, अभी भी जो गद्दी में बैठा है वो शासन कर रहा है। लोगों का एक आम लोगों का माइंड सेट था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों को ये माइंड बदलने लगा कि नहीं, ये लोग शासक नहीं है, ये शासक बनकर के हमारा शोषण कर रहे हैं, शोषक है ये लोग, शासक नहीं है, शोषक है। और ये इससे क्या हुआ, लोगों का एक माइंड जब चेंज होने लगा, तो ये स्वराज के जो आंदोलन था इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने लगी, उसमें एक सहयोग होने लगा। इससे बारदोली सत्याग्रह के समय में ही यहाँ की महिलाओं ने क्या किया कि जो यहाँ की महिलाएं थी, महिलाओं ने, ये सवाल आ जाता है, ध्यान रखिएगा, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिए है, वल्लभ भाई पटेल को किसने दी है? गांधी जी ने दी है। लेकिन किनकी ओर से? बारदोली के महिलाओं की ओर से, बारदोली के महिलाओं की ओर से, बारदोली के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दी है। ये सवाल अक्सर आता है, तो ध्यान रखिएगा, बारदोली के महिलाओं की ओर से किसने दिए? गांधी जी ने दिए। गांधी जी ने किसको उपाधि दिए? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये सवाल अक्सर आ जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग का कौन कौन टॉपिक क्लियर हो गया है? इसमें चंपारण सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह का महत्व समझ गए, क्यों इसको भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, एक परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है। दूसरा हम लोग का कौन सा हुआ? दूसरा में खेरा सत्याग्रह, तीसरा अवध किसान सभा, एका आंदोलन, एका आंदोलन से भी सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी, ये सवाल अक्सर आते हैं। और बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ये 5 हो गए हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह तो 19वीं सदी के इसमें भी बताया गया था। मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा, तीसरा अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अलावा राज्यों में होने वाले किसान आंदोलन, राज्यों में
राज्य स्तर के पर होने वाले अन्य किसान आंदोलन, राज्यों में होने वाले किसान आंदोलन, जैसे कि अब बिहार में बिहार किसान सभा किसने बनाए थे? स्वामी सहजानंद स्वामी। राज्यों में होने वाले किसान संगठन का। अब ये 4 पॉइंट बचा, मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, राज्यों में भी हुए थे, ये सब जो है, ये चारों पॉइंट अब हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, इसको अगले क्लास में कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक।